हिंदी ऑडियो बुक सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड। दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। टी हार्व एक्कर। दौलत की फाइल नंबर 12। अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं, गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। अमीर लोग प्रचुरता की दुनिया में जीते हैं, गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में जीते हैं। जाहिर है दोनों एक ही भौतिक संसार में रहते हैं, लेकिन उनके नज़रिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। गरीब और अधिकांश मध्यवर्गीय लोग अभाव में जीते हैं। वे इन सूत्रों के आधार पर जीते हैं, जैसे इतना ही है जो मिल सकता है, कभी पर्याप्त नहीं होता है और आपको हर चीज़ नहीं मिल सकती। और हालांकि आपको शायद हर चीज़ नहीं मिल सकती, जैसे दुनिया की सारी चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से हर वह चीज़ मिल सकती है जिसे आप सचमुच चाहते हैं। आप सफल कैरियर चाहते हैं या अपने परिवार के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, दोनों। आप बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या मौज मस्ती करना चाहते हैं, दोनों। आप जीवन में पैसा चाहते हैं या सार्थकता, दोनों। आप दौलत कमाना चाहते हैं या अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं, दोनों। गरीब लोग हमेशा किसी एक को चुनते हैं, अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि थोड़ी रचनात्मकता से आप हमेशा ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें आपको दोनों संसारों का सर्वश्रेष्ठ मिल जाए। भविष्य में जब भी आपके सामने यह वह का विकल्प आए तो आपको खुद से बस यह सवाल पूछना चाहिए, मैं दोनों कैसे पा सकता हूँ। यह सवाल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। यह आपको अभाव और सीमा की दुनिया से संभावनाओं और प्रचुरताओं के ब्रह्मांड में ले जाएगा। यह सिर्फ आपकी मनचाही चीज़ों में ही नहीं बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में सही है। उदाहरण के लिए, इस समय मैं एक नाखुश सप्लायर से निपटने की तैयारी कर रहा हूँ जो मानता है कि मेरी कंपनी पीक पोटेंशियल को उसके द्वारा किए ऐसे खर्चों का भुगतान करना चाहिए जिनके बारे में अनुबंध में सहमति नहीं हुई थी। मेरी भावना यह है कि अपनी लागत का अनुमान लगाना उसका काम है, मेरा नहीं है, और अगर उसका ज़्यादा खर्च हुआ है तो इस समस्या से उसे निपटना चाहिए। मैं अगली बार के लिए एक नए अनुबंध पर बातचीत करने का इच्छुक हूँ, लेकिन मैं पुराने अनुबंधों का पालन करने का प्रबल हिमायती भी हूँ। मेरे कड़के दिनों में अगर मेरे सामने इस तरह की स्थिति आती तो मैं अपनी बात साफ साफ रख देता और यह सुनिश्चित करता कि मैं अनुबंध में लिखी राशि से एक धेला भी ज़्यादा ना दूँ। हालांकि मैं उसे सप्लायर बनाए रखना चाहता, लेकिन हो सकता है कि अंत यह चर्चा बड़ी बहस में बदल जाती। पुराने दिनों में मैं उससे मुलाकात करने जाते समय यही सोचता कि इसमें या तो वह जीतेगा या मैं। बहरहाल आजकल मैंने खुद को दोनों के संदर्भ में सोचने के लिए प्रशिक्षित कर लिया है, इसलिए मैं इस बातचीत में पूरे खुलेपन के साथ ऐसी स्थिति बनाने जा रहा हूँ जहाँ मैं उसे ज़्यादा भुगतान नहीं करूँगा और वह मेरे प्रस्ताव से बहुत खुश भी होगा। दूसरे शब्दों में, मेरा लक्ष्य दोनों को पाना है। एक और उदाहरण देखें। कुछ महीने पहले मैंने एरिज़ोना में एक वैकेशन होम खरीदने का फ़ैसला किया। जिस इलाके में मेरी दिलचस्पी थी, मैंने उसका चप्पा चप्पा छान मारा। हर रियल एस्टेट एजेंट ने मुझे यही बताया कि अगर मैं उस इलाके में 3 बेडरूम और एक स्टडी रूम वाला मकान चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे $10 लाख देने होंगे। मेरा इरादा इस मकान में 10 लाख से कम का निवेश करने का था। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर लोग या तो अपनी उम्मीदें कम कर लेते या फिर अपना बजट बढ़ा लेते। मैंने दोनों कायम रखे। हाल ही में मुझे फ़ोन पर बताया गया कि मैं जिस जगह पर जैसा मकान चाहता था वैसा मकान मिल रहा है। वहाँ के एक मकान मालिक ने अपने मकान की कीमत $2 लाख घटा दी है, जिससे यह $10 लाख से कम हो गई है। दोनों को पाने के इरादे की शक्ति का यह एक और कमाल है। मैंने हमेशा अपने माता पिता को बताया था कि मैं ऐसे काम में गुलामों की तरह जूता नहीं रहना चाहता जिसमें मुझे मज़ा ना आता हो, और मैं उस काम को करके अमीर बनूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। उनकी प्रतिक्रिया सामान्य थी, तुम सपनों की दुनिया में रह रहे हो, जीवन फूलों की सेज नहीं है। उन्होंने कहा, बिजनेस बिजनेस है, मज़ा मज़ा है।
पहले तुम आजीविका चलाने की परवाह करो, फिर अगर तुम्हारे पास समय बचे तो तुम अपनी ज़िंदगी के मज़े ले सकते हो। मुझे याद है, इस पर मैंने सोचा था, अगर मैं उनकी बात सुनूंगा तो अंत में मेरा हाल भी उन्हीं जैसा हो जाएगा। नहीं, मुझे तो दोनों चाहिए। क्या यह मुश्किल था? यकीनन। मैं जिस काम से नफ़रत करता था, कई बार तो उसे मुझे 1-2 सप्ताह करना पड़ा ताकि मैं खा सकूं और किराया चुका सकूं। लेकिन मैंने दोनों को पाने का इरादा कभी नहीं छोड़ा। मैं कभी किसी नापसंद नौकरी या बिजनेस में ज़्यादा देर नहीं रुका। अंत में अपने मनपसंद काम को करके अमीर बन गया। अब मैं जानता हूँ कि ऐसा किया जा सकता है। आज मैं सिर्फ वही काम और प्रोजेक्ट लेता हूँ जो मुझे पसंद होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मुझे दूसरों को भी यही सिखाने का मौका मिलता है। दोनों का नज़रिया पैसे के मामले में जितना महत्वपूर्ण है, उतना किसी दूसरी चीज़ में नहीं है। गरीब और कई मध्य वर्गीय लोग मानते हैं कि उन्हें पैसे और जीवन के किसी दूसरे पहलू के बीच में चुनाव करना होगा। परिणाम स्वरूप वह यह तर्क देते हैं कि पैसा बाकी चीज़ों जितना महत्वपूर्ण नहीं है। हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं, पैसा महत्वपूर्ण है। यह कहना मूर्खतापूर्ण है कि यह जीवन की बाकी चीज़ों जितना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका हाथ या आपका पैर? दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। पैसा तेल है, यह आपको जीवन में घिसटने के बजाय फिसलने में समर्थ बनाता है। पैसा स्वतंत्रता देता है, अपनी मनचाही चीज़ें खरीदने की स्वतंत्रता और अपना समय मनचाहे तरीके से बिताने की स्वतंत्रता। पैसा आपको जीवन की अच्छी चीज़ों का आनंद लेने में समर्थ बनाता है। इसके अलावा आपको यह मौका भी देता है कि आप दूसरों को नौकरी देकर उनके जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। सबसे बड़ी बात, पैसा होने के बाद आपको अपनी ऊर्जा इस चिंता में नहीं गंवानी पड़ती कि आपके पास पैसा नहीं है। खुशी भी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर यहाँ पर गरीब और मध्य वर्गीय लोग भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि पैसा और खुशी अलग अलग है, यानी या तो आप अमीर बन सकते हैं या फिर आप खुश रह सकते हैं। एक बार फिर कहूँगा, यह घटिया प्रोग्रामिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है। जो लोग हर महीने में अमीर होते हैं वह समझते हैं कि आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जिस तरह आपके पास हाथ और पैर दोनों होने चाहिए, उसी तरह आपके पास पैसा और खुशी भी दोनों होने चाहिए। आपके पास केक भी रहे और आप उसे खा भी सकें। तो यहाँ अमीर, मध्य वर्गीय और गरीब लोगों के बीच एक और बड़ा फ़र्क देखा जा सकता है। अमीर लोग यकीन करते हैं आपके पास केक भी रहे और आप उसे खा भी सकें। मध्य वर्गीय लोग यकीन करते हैं केक से मोटापा बढ़ता है, इसलिए मैं इसका बस छोटा सा टुकड़ा ही लूँगा। गरीब लोग यकीन करते हैं कि वह केक के हकदार नहीं हैं, इसलिए वह डबल रोटी का ऑर्डर देते हैं। उसके छिद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सोचते हैं कि क्यों उनके पास कुछ भी नहीं है। दौलत का सिद्धांत। अमीर लोग यकीन करते हैं आपके पास केक भी रहे और आप उसे खा भी सकें। मध्य वर्गीय लोग यकीन करते हैं केक से मोटापा बढ़ता है, इसलिए मैं उसका बस छोटा सा टुकड़ा ही लूँगा। गरीब लोग यकीन करते हैं कि वह केक के हकदार नहीं हैं, इसलिए वे डबल रोटी का ऑर्डर देते हैं। उसके छेदों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सोचते हैं कि क्यों उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास केक होने का क्या फ़ायदा अगर आप उसे खा ना सकें? आप इसका और क्या कर सकते हैं? अलमारी में सजाकर इसकी ओर ताकते रहें। केक खाने और मज़े लेने के लिए ही बना है। यह वह चिंतन उन लोगों को भी धूल चटा देता है जो मानते हैं कि अगर मेरे पास ज़्यादा होगा तो किसी और के पास कम होगा। एक बार फिर कहना पड़ेगा, यह डर पर आधारित खुद को पराजित करने वाली प्रोग्रामिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह धारणा मूर्खतापूर्ण है कि दुनिया की सारी दौलत अमीर लोगों के पास है और वह उसे इकट्ठा करके रख रहे हैं, जिससे बाकी लोगों के लिए कुछ बचता ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि इस धारणा के अनुसार धन की आपूर्ति सीमित है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि हर दिन नए नोट छप रहे हैं
नोट छापने का संबंध दशकों से किसी असली संपत्ति से जुड़ा नहीं है। तो अगर दौलतमंद लोगों ने आज उपलब्ध सारे पैसे पर कब्जा कर भी लिया है तो कल अरबों नहीं तो करोड़ों नए डॉलर आ जाएंगे। इस सीमित विश्वास वाले लोगों को यह एहसास भी नहीं होता है कि उसी पैसे का बार बार प्रयोग किया जा सकता है, जिससे हर एक के लिए मूल्य बढ़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा जो मैं अपने सेमिनारों में अक्सर देता हूँ। मैं 5 लोगों से मंच पर आने को कहता हूँ और अपने साथ एक चीज़ लाने को कहता हूँ। मैं उन्हें एक गोले में खड़ा कर देता हूँ। फिर मैं पहले व्यक्ति को $5 का नोट देकर उससे कहता हूँ कि वह दूसरे नंबर के व्यक्ति से उस पैसे से कोई चीज़ खरीदे। मान लें वह पेन खरीदता है, तो अब नंबर 1 व्यक्ति के पास पेन है और नंबर 2 व्यक्ति के पास $5 हैं। फिर नंबर 2 का व्यक्ति उसी $5 के नोट से नंबर 3 व्यक्ति से क्लिप बोर्ड खरीदता है। फिर नंबर 3 का व्यक्ति उसी $5 के नोट से नंबर 4 व्यक्ति से नोटबुक खरीदता है। मुझे आशा है कि आप तस्वीर और मुद्दे की बात समझ गए होंगे। उसी $5 के नोट ने हर व्यक्ति के मूल्य में वृद्धि की। वही $5 5 अलग अलग लोगों के पास से होकर गुजरे और हर एक के लिए $5 का मूल्य निर्मित किया। कुल मिलाकर समूह में $25 का मूल्य उत्पन्न हुआ। इसके बाद भी वह $5 का नोट ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि लगातार घूमता रहा और हर एक के लिए मूल्य उत्पन्न करता रहा। सबक स्पष्ट है। पहली बात, पैसा कभी ख़त्म नहीं होता। आप उसी पैसे का इस्तेमाल बरसों तक हज़ारों लोगों के साथ कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा आप उतने ही ज़्यादा पैसे को प्रभाव में रख सकते हैं, जिसका मतलब है कि बाकी लोगों के पास ज़्यादा मूल्य के सृजन के ज़्यादा अवसर होंगे। यह पर आधारित चिंतन का विपरीत है। इस चिंतन के विपरीत, जब आपके पास पैसा होता है और आप उसका उपयोग करते हैं तो जिसे आप पैसा देते हैं उसे भी उसका मूल्य मिलता है और आपको भी। मैं यह बात सीधे सीधे कहना चाहूँगा, अगर आप दूसरे लोगों के बारे में इतने ही चिंतित हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें इसका हिस्सा मिले जैसे इसके हिस्से होते हैं, तो अमीर बनने की पूरी कोशिश करें ताकि आप समाज में पैसे के प्रभाव को बढ़ा सकें। अगर मैं किसी चीज़ का उदाहरण हो सकता हूँ तो यह कि आप एक दयालु, प्रेमपूर्ण, प्रवाह करने वाले, उदार और आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं और बेहद अमीर भी। मेरा प्रबल आग्रह है कि आप इस मिथ को भुला दें कि धन किसी तरह से बुरा होता है या दौलतमंद बनने के बाद आप कम अच्छे या कम पवित्र हो जाएंगे। यह विश्वास बिल्कुल गोस्त है। अगर आप फास्ट फूड से थक गए हों और अगर आप इसे खाते रहेंगे तो आप सिर्फ मोटे ही नहीं होंगे, आप मोटे और कड़के हो जाएंगे। देखा, दोनों का एक और उदाहरण मिल गया। मित्रों, दयालु, उदार और प्रेमपूर्ण बनने का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पर्स में क्या है या क्या नहीं है। इन गुणों का संबंध तो इस बात से है कि आपके दिल में क्या है। पवित्रता और आध्यात्मिकता का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में क्या है या क्या नहीं है। इन गुणों का संबंध तो इस बात से है कि आपकी आत्मा में क्या है। यह सोचना कि पैसा आपको अच्छा या बुरा बनाता है, यह वह चिंतन है और सरासर घटिया प्रोग्रामिंग है जो आपकी खुशी और सफलता को बढ़ाने में ज़रा भी मदद नहीं करती है। यह आपके आसपास के लोगों की मदद भी नहीं करती है, ख़ास तौर पर बच्चों की। अगर आप अच्छे इंसान बनने पर तुले ही हुए हैं तो फिर इतने अच्छे ज़रूर बने कि अपनी कमज़ोर करने वाली धारणाओं से अगली पीढ़ी को संक्रमित ना करें। अगर आप सचमुच बिना सीमाओं वाला जीवन जीना चाहते हैं, चाहे स्थिति जो भी हो, तो वह चिंतन छोड़ दें और दोनों के इरादे को कायम रखें। घोषणा, दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं हमेशा दोनों के संदर्भ में सोचता हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। मिलियनेयर मस्तिष्क की गतिविधियाँ। नंबर 1, दोनों चीज़ें पाने के लिए सोचने और ऐसा करने के तरीके खोजने का अभ्यास करें। जब भी आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत किए जाएं, तो खुद से पूछें, मैं दोनों कैसे पा सकता हूँ। जब भी आपके सामने विकल्प प्रस्तुत किए जाएं, तो खुद से पूछें, मैं दोनों कैसे पा सकता हूँ। नंबर 2, जागरूक बनें कि धन का प्रवाह हर व्यक्ति के जीवन में मूल्य बढ़ाता है। जब भी आप पैसा खर्च करें तो खुद से कहें, यह पैसा सैकड़ों लोगों के पास से गुजरेगा और सबके मूल्य में वृद्धि करेगा।
नंबर 3, खुद को दूसरों का रोल मॉडल मानें। दिखाएं कि आप दयालु, उदार, प्रेमपूर्ण और अमीर बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।